नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर होने वाला है और हमने ये प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज प्रैक्टिस सेट 10 को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7420 रुपये हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताइए। देखो, कोई भी अमाउंट होगी, सपोज दैट 100 रुपीज़ होंगे और ये क्या कह रहा है कि एक साल में कितना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा। तो जो जो भी अमाउंट रही होगी, सपोज दैट 100 थी, वो 4 साल में क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो वो यही पूछ रहा है कि वो जो 140 है वो 7420 है, तो एक्चुअल में 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 7420 रुपये जो हैं वो 140 की वैल्यू है और इसको किसकी चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 ईयर बाद क्या हुआ कि उनकी उम्र का अनुपात 3:4 हो गया। देखो, इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो 1:1 आ रहा है और ऐसे भी देखें ना तो डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब एक रेशियो का डिफरेंस इधर है, एक रेशियो का डिफरेंस इधर है। तो हमको ऐसे भी ये सेम इसीलिए आए हैं कि वो चीज़ पहले से ही की हुई है। अगर इसमें डिफरेंस होता तो हम जो भी इनके डिफरेंस आते उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती। तो ये ठीक आ रहा है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 6 ईयर। और ये क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान, ये ए था और ये बी था। ए की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रीता किसी किताब को 150 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है, उस किताब का अंकित मूल्य बताओ। देखो, 150 रुपये की उसने खरीदी, मतलब दुकानदार ने इतने की बेची होगी, वो सेलिंग प्राइस रहा होगा 150 रुपये, और उसने 25% की छूट भी दी थी इसमें। तो देखो क्या करेंगे, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 3 की बेची। तो ये जो 150 है ना, ये 3 की कीमत है और हमको निकालनी कौन सी है, जो MRP है, अंकित मूल्य है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 से जाएगा और ये हो गया 200, मतलब इस किताब का अंकित मूल्य क्या था, 200 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, 1190 में कोई सामान बेचा, ठीक है, और उसमें 40% का लाभ भी कमाया था उसने। 40% का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब हो गया 2/5, मतलब 5 रुपये पर 2 रुपये कमाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो 1190 वैल्यू है, ये एक्चुअल में 7 रुपये की वैल्यू है। भाई 5 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितने की होगी, 7 की। तो उसने इतने की बेची, 7 की, और मेरे को कीमत किसकी निकालनी है, 5 की। मेरे को CP निकालना है, तो 7 से इसको भाग दे देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया 850 रुपये, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, तो अंकित मूल्य कितना था, 1190, इस पर 10% की छूट दे दी, 10% क्या होगा, 119। देखो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, और ये था सेलिंग प्राइस और यही MRP था एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसने बोला कि इस पर 10% की छूट दे दी, हमने छूट दी, तो ये होगी 1071 रुपये की। अब 850 रुपये की आइटम अगर 1071 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये होगा 221 रुपये का प्रॉफिट। और किस अमाउंट पे होगा, 850 रुपये पे। इसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये परसेंटेज क्या आएगी, 26% का प्रॉफिट होगा इसको, जब इसने ये डिस्काउंट दिया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है। तो देखो, ये मिल्क है, ये कितने परसेंट है, 25% है, और इसका सॉल्यूशन कितना था, 100 लीटर का, ठीक है ना। अभी कह रहा मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए, तो और पानी मिला देते हैं। तो इस पानी में मिल्क की क्या परसेंटेज रही होगी, 0% रही होगी। जब पूरा ही वाटर था तो उसमें दूध कितना होगा, 0%, जिससे कि दूध की मात्रा 20% होगी। इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो अब दूध की मात्रा 20% बच गई, ठीक है। तो ये पूछ रहा कि कितना पानी मिला है, ठीक है, रेशियो एलिगेशन का मेथड लगा देंगे। ये हो गया 20 और इधर आ गया 5। देखो, 20 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 लीटर, मतलब 5 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तब आ रही है ना 100 लीटर, ये 100 लीटर था। तो इसकी वैल्यू देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 में ही फिर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कितने लीटर पानी मिला है, 25 लीटर पानी मिला है, जिसमें कि प्योर वाटर था, मिल्क नहीं था उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 लीटर। इस क्वेश्चन को आप और भी मेथडों से कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, बट ये भी एक अच्छा मेथड है, तो आप देख सकते हैं इसको भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, अर्चना ने अपनी राशि का 35% अपने बेटे रवि को दिया, 25% अपनी बेटी मोहिनी को दिया, शेष का आधा अपने भाई राहुल को दिया और शेष 21,000 रुपये को बैंक में जमा किया। अर्चना के पास कुल पैसे, मैंने मान लिया अर्चना के पास 100% थे, ठीक है ना। इसमें से इसने क्या किया, 35% तो इसने अपने बेटे को दे दिया रवि को, ठीक है, 25% अपनी बेटी को दे दिया मोहिनी को, ठीक है। अभी ये कितना बचा, इसके पास बचा 40%, ठीक है ना। इस 40 में भी इसने दो पार्ट कर दिए, आधा भाई अपने भाई राहुल को दे दिया, तो 20% इसको दे दिया होगा, तो 20% उसने बैंक में जमा किया। और 20% की वैल्यू कितनी बता रहा है ये, 21,000 रुपये, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसके पास कितने पैसे थे। देखो 100% निकालना मेरे को कि 100% की कीमत कितनी रही होगी, तो यहाँ 5 की गुणा कर रहा हूँ, तो इधर भी 5 की गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, 21 पंजे 105, मतलब 1,05,000 रुपये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आपका आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी पुल को या किसी सुरंग को जब पार करती है तो उसको दोनों लंबाई पार करनी पड़ती है, अपनी तो पार करनी पड़ती है, दूसरी जिस चीज़ को वो पार कर रहा है उसको वो भी पार करनी पड़ती है। और अगर उसको जैसे किसी पर्सन को पार करना है या किसी पोल को पार करना है तो उसको सिर्फ अपनी लेंथ पार करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसको 350 तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी और 200 मीटर जो उसकी अपनी लेंथ थी, ये दोनों पार करनी पड़ेंगी। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई जो उसको पार करनी है। और 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, तो 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर का मीटर में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 और बटे में क्या हो गई, 18 से 36 गए 2 बार, ये हो गए 10, ठीक है। 10 से 0 ये कट गई, ये आया 55 सेकेंड में ये क्रॉस कर लेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 400 है, एक फुटकर विक्रेता को 360 रुपये में मिलती है, तो फुटकर विक्रेता को कितने प्रतिशत का बट्टा मिला। देखो इसको कितने प्रतिशत की छूट मिली, 400 रुपये था एमआरपी, उसने कितने का लिया 360 का, तो 40 रुपये डिस्काउंट मिले। और किस पे मिले, 400 रुपये पे। ये बात हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है ना वो एमआरपी पे मिलता है। आप किसी शॉप पे जाते हो और आप उसको बोलते हो कि 10% का डिस्काउंट दो मुझे, तो आप जो एमआरपी लिखा रहता है, जो उस पर प्रिंटेड प्राइस रहता है, उस पर आप डिस्काउंट मांगते हो। और प्रॉफिट और लॉस, अगर उसने खुद से बोल दिया कि सेलिंग प्राइस पे लेना है, विक्रय मूल्य पे देना है या लेना है, तो अलग बात है। नहीं तो प्रॉफिट और लॉस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि सीपी पे होता है, मतलब क्रिया मूल्य पे ही निकलता है कि आपने इतने का लिया, इतने का बेचा, अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सीपी से डिसाइड होता है। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी से डिसाइड होता है। इसलिए 40 का यहाँ डिस्काउंट मिला इसको और 400 रुपये एमआरपी था, तो कितनी वैल्यू है ये 1/10, और 1/10 को बोलते हैं हम 10%। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, खेत की परिमिति 192 मीटर है। देखो पेरीमीटर क्या होता है, परिमिति आयताकार की 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो लंबाई मैं मानता हूँ 7x होगी और चौड़ाई होगी 5x, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ x मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 दूनी 24, 24x की वैल्यू दे रखी कितनी 192, तो 24 से इसको भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे 8 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ से लंबाई कितनी आ गई 7x थी, तो ये क्या आ गई 7 8 56 होगी, और चौड़ाई कितनी थी 5x, तो ये 5 8 40 हो गई, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई निकल गई, मेरे को क्या क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या करेंगे हम 56 में 40 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2240 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपये, तो धनराशि बताओ। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर डिफरेंस होता है SI और CI का तभी ये फॉर्मूला चलता है, और सिर्फ ये फॉर 2 ईयर है, सिर्फ 2 साल वाले क्वेश्चन में लगता है, सिर्फ 2 साल वाले क्वेश्चन में लगता है। ये होता है D/P बराबर R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस कितना है 1 रुपये का, P मेरे को निकालना है, R की वैल्यू क्या है 4 और बटे में हो गया 100 और इसको हो गया स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 16 और नीचे क्या आएगा 100 × 100। देखो ये 4 बार गया और ये 25 बार गया, फिर ये 4 इसको 25 बार काट देगा, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 625।
तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। देखो कोई राशि थी पी, ठीक है ना, 4 वर्षों में क्या हुआ, वो 2p हो गई, कितना 4 ईयर्स में। तो पूछता 8 गुनी कितने दिन में होगी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ये बढ़ रहा है ये इसी फैक्टर से बढ़ेगा। मतलब 4 साल में डबल हुआ तो अगले 4 साल में ये फिर इसका डबल हो जाएगा, इस वाली वैल्यू का डबल होगा, कितना हो जाएगा 4p। उसके बाद उससे अगली 4 साल में क्या होगा कि इसका डबल हो जाएगा, तो 8p हो गया। तो अभी देखो मेरे पास स्टार्टिंग में p थी वैल्यू और अभी कितनी होगी 8p। तो इसका मतलब कितने साल लगे इसको 8 गुना होने में, 4, 8 और 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसको आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन 12 देखते हैं। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है। देखो एक तार है उसको वर्ग बनाया हुआ है, ठीक है, और इसकी साइड मान लो a है और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 484। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 484 होगी तो ए की वैल्यू क्या आ गई 22 आ जाएगी। तो इसकी जितनी भी साइड है वो सब 22 हो जाएंगी, ठीक है। और कह रहा है इस तार से क्या करा कि इसको मोड़ के वृत्त बना दिया। तो जितनी इसकी बाउंड्री थी, इस वाले वर्ग की जो बाउंड्री थी वही बाउंड्री है यूज हुई है। मतलब एक्चुअल में जो तार तो उतना ही होगा, तार की लंबाई तो सेम होगी। तो इसकी पेरीमीटर निकाल लेंगे, परिमिति। तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 गुणा 4 मतलब 88 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये भी तो उसी तार का बनाया। तो इसकी 2πr जिसको हम सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, तो 2πr की वैल्यू भी 88 हो जाएगी। यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेंगे पहले तो हम, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम। तो यहाँ से 2 × 22/7 और रेडियस की वैल्यू निकालनी है हमको 88 की, और 22 दूनी 44 से 2 बार गया, आर की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। अभी मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है πr², आर की वैल्यू क्या है 14 गुणा 14, ठीक है। 7 से 14 गया 2 बार, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये सबसे अंदर है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाए 2 × 2 = 3/2, ठीक है। एलसीएम 6 ले लिया तो ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। 9 में से 3 गए तो 6/6 मतलब ये क्या आ गया 1 आ गई है वैल्यू। तो ये तो सारा खत्म, यहाँ पे 1 आ गया तो 1/2 में 1 की गुणा हुई तो 1/2 ही रह गया। ये भी यहाँ पे क्या है 5/4 में से 1/2 जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो गए, 2 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4। यहाँ तक 3/4 आ गया, ठीक है ना। इसको अब भूल जाओ। अब यहाँ पे भाग कह रहा है तो भाग को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। और इधर क्या है 4 × 12 = 13/4, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचाएगा 13/3, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए हम, और यहाँ पे क्या है माइनस, और ये क्या 8 दूनी 16 17/2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 17 × 3 = 51, और ये हो गया 13 दूनी 26, और बटे में आ गया 6, 25/6, और ये हो जाएगा 4 से ही 1/। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। देखो एक सिंपल एडिशन है, इसको आप खुद से कर लो, ये मैं करता हूँ। इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम इनके दोनों के ऊपर लगाते हैं तो इस तरह की वैल्यू आती है। तो 5 2 के ऊपर ही लगाओ, तो 2 और ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 2, ये कितना हो गया 7 दूनी 14। इसका आंसर आ गया सी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई सम संख्याएं हैं तथा जेड विषम संख्या है, तो तीनों का जोड़ बताओ। देखो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है, और अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी सम आती है। अब अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप सिंपली मान लो, देखो एक्स को आप सम संख्या मानना तो आप 2 मान लो, इसको भी सम मानना है इसको भी 2 मान लो, जेड को भी सम मानना है इसको 1 मान लो। तो अभी देखो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 क्या है 5 विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, सम होती है जो 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया बी आंसर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई सम संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। देखो ये दोनों सम संख्या है, एक्स की पावर वाई करेंगे ये भी सम आएगा, 2 की पावर सपोज दैट 4 तो सम ही आएगा। दोनों की गुणा करेंगे, 2 की अगर 4 में गुणा तब भी 8 आए, ये भी सम संख्या है। इन तीनों को जोड़ दिया, ये भी सम थी, ये भी सम थी, और ये भी सम है। तीनों का जोड़ भी देंगे तब भी सम आएगा। यहाँ पे देखो 1 ऐड कर रहा है तो ये क्या हो गया 2 + 4 + 1, ये कितना आ जाएगा 7,
और ये होगी विषम संख्या। तो आंसर कौन सा होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा साइन स्क्वायर 38 कॉस स्क्वायर 38 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो 38 छोड़ो, आप यहाँ थीटा कर लो, आप कुछ भी रख लो इसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, इसका डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसका आंसर होगा 1। 19वां क्वेश्चन, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो जीवा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक व्रत है, ये इसका केंद्र है। आप कहीं भी लाइन खींच दीजिए पूरे व्रत में, वो एक जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा होती है जो इसका ये वाली लाइन होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ तक तो त्रिज्या होती है, जो भी केंद्र से होकर लाइन जाती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम त्रिज्या को डबल कर दें तो उसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। देखो 180 होता है डिग्री, ठीक है, और न्यून कोण कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 3 इसका आंसर होगा। आई होप मैं आपके डाउट अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर पाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद है, और आपको किसी और पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराना है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है मैथ से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।